तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कोको नाम की इस फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट के बारे में। ये फ्रेंचाइजी हमें 2017 में देखने को मिली थी। उसके बाद हमें इसका दूसरा जो पार्ट है वो अब हमें देखने को मिल रहा है 2025 के अंदर। तो इस फ्रेंचाइजी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताया गया। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कोको एक 2017 अमेरिकी एनिमेटेड फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा किया गया है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया है। इसका निर्देशन ली अनक्रिच ने किया, सहनिर्देशन एड्रियन मोलिना ने किया और इसका निर्माण डार्ला के एंडरसन ने किया, जिसकी पटकथा मोलिना और मैथ्यू एल्ड्रिच ने लिखी है और कहानी अनक्रिच, मोलिना, एल्ड्रिच और जेसन काट्स ने लिखी है, जो अनक्रिच के मूल विचार पर आधारित है। फिल्म में एंथनी गोंजालेज, गेल गार्सिया बर्नल, बेंजामिन ब्रेट, अलाना उबाच, रेनी विक्टर, एना ओफेलिया मुर्गुया और एडवर्ड जेम्स ओल्मोस ने अपनी आवाज दी है। कहानी मिगुएल गोंजालेज नाम के एक 12 वर्षीय लड़के की है जिसे गलती से मृतकों की भूमि में ले जाया जाता है। कोको की अवधारणा मैक्सिकन अवकाश डे ऑफ द डेड से प्रेरित है। पिक्सर ने 2016 में एनिमेशन विकसित करना शुरू किया। अनक्रिच, मोलिना, एंडरसन और फिल्म के कुछ क्रू ने शोध के लिए मैक्सिको का दौरा किया। संगीतकार माइकल गियाचिनो, जिन्होंने पहले पिक्सर एनिमेटेड फीचर पर काम किया था, ने स्कोर तैयार किया। 175 से $225 मिलियन की लागत के साथ कोको 9 अंकड़ा बजट वाली पहली फिल्म है जिसमें सभी लैटिनो प्रमुख कलाकार हैं। कोको का प्रीमियर 20 अक्टूबर 2017 को मैक्सिको के मोरेलिया में मोरेलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान हुआ। 8 इसे अगले सप्ताह मैक्सिको में डिया डे मुएर्टोस से पहले सप्ताहांत में और 22 नवंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को इसके एनिमेशन, आवाज अभिनय, संगीत, दृश्य, भावनात्मक कहानी और मैक्सिकन संस्कृति के प्रति सम्मान के लिए प्रशंसा मिली। इसने दुनिया भर में $814 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अपनी रिलीज के समय 15वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 9, 10, 11, 12 कोको को 90वें अकादमी पुरस्कार में 2 पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार मिले। फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने 2017 की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के रूप में चुना था। कथा: मैक्सिकन शहर सांता सेसिलिया में इमेल्डा नाम की एक युवती एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो अंततः उसे और उनकी बेटी कोको को छोड़कर संगीत में अपना करियर बनाने चला जाता है। जब वह कभी वापस नहीं आता तो इमेल्डा अपने परिवार से संगीत सुनने पर प्रतिबंध लगा देती है और जूते बनाने का व्यवसाय शुरू कर देती है। दशकों बाद इमेल्डा का परपोता मिगुएल अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक घर में रहता है, जिसमें एक बुजुर्ग और बीमार कोको भी शामिल है। परिवार द्वारा संगीत पर जारी प्रतिबंध के बावजूद मिगुएल गुप्त रूप से इसे प्यार करता है और अपने आदर्श दिवंगत संगीतकार अर्नेस्टो डे ला क्रूज के वीडियो देखकर खुद को गिटार बजाना सिखाता है। डे ऑफ द डेड पर मिगुएल अनजाने में परिवार के ऑफरंडा से टकरा जाता है और इमेल्डा और एक शिशु कोको की तस्वीर वाला एक फ्रेम तोड़ देता है। वह तस्वीर के एक छिपे हुए हिस्से को खोजता है जिसमें उसके परदादा, जिसका सिर तस्वीर से फटा हुआ है, को अर्नेस्टो के प्रसिद्ध गिटार को पकड़े हुए दिखाया गया है। यह मानते हुए कि इससे साबित होता है कि अर्नेस्टो उसका रिश्तेदार है, मिगुएल उत्साह से अपने परिवार को अपनी संगीत संबंधी आकांक्षाओं के बारे में बताता। कोको एक 2017 अमेरिकी एनिमेटेड फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा किया गया है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया है। इसका निर्देशन ली अनक्रिच ने किया, सहनिर्देशन एड्रियन मोलिना ने किया और इसका निर्माण डार्ला के एंडरसन ने किया, जिसकी पटकथा मोलिना और मैथ्यू एल्ड्रिच ने लिखी है और कहानी अनक्रिच, मोलिना, एल्ड्रिच और जेसन काट्स ने लिखी है, जो अनक्रिच के मूल विचार पर आधारित है। फिल्म में एंथनी गोंजालेज, गेल गार्सिया बर्नल, बेंजामिन ब्रेट, अलाना उबाच,
रेनी विक्टर, एना ओफेलिया मुर्गुया और एडवर्ड जेम्स ओल्मोस ने अपनी आवाज दी है। कहानी मिगुएल गोंजालेज नाम के एक 12 वर्षीय लड़के की है जिसे गलती से मृतकों की भूमि में ले जाया जाता है। कोको की अवधारणा मैक्सिकन अवकाश डे ऑफ द डेड से प्रेरित है। पिक्सर ने 2016 में एनिमेशन विकसित करना शुरू किया। अनक्रिच, मोलिना, एंडरसन और फिल्म के कुछ क्रू ने शोध के लिए मैक्सिको का दौरा किया। संगीतकार माइकल गियाचिनो, जिन्होंने पहले पिक्सर एनिमेटेड फीचर पर काम किया था, ने स्कोर तैयार किया। 175 से $225 मिलियन की लागत के साथ कोको 9 अंकड़ा बजट वाली पहली फिल्म है जिसमें सभी लैटिनो प्रमुख कलाकार हैं। कोको का प्रीमियर 20 अक्टूबर 2017 को मैक्सिको के मोरेलिया में मोरेलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान हुआ। 8 इसे अगले सप्ताह मैक्सिको में डिया डे मुएर्टोस से पहले सप्ताहांत में और 22 नवंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को इसके एनिमेशन, आवाज अभिनय, संगीत, दृश्य, भावनात्मक कहानी और मैक्सिकन संस्कृति के प्रति सम्मान के लिए प्रशंसा मिली। इसने दुनिया भर में $814 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अपनी रिलीज के समय 15वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 9, 10, 11, 12 कोको को 90वें अकादमी पुरस्कार में 2 पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार मिले। फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने 2017 की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के रूप में चुना था। कथानक: मैक्सिकन शहर सांता सेसिलिया में इमेल्डा नाम की एक युवती एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो अंततः उसे और उनकी बेटी कोको को छोड़कर संगीत में अपना करियर बनाने चला जाता है। जब वह कभी वापस नहीं आता, तो इमेल्डा अपने परिवार से संगीत सुनने पर प्रतिबंध लगा देती है और जूते बनाने का व्यवसाय शुरू कर देती है। दशकों बाद, इमेल्डा का परपोता मिगुएल अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक घर में रहता है, जिसमें एक बुजुर्ग और बीमार कोको भी शामिल है। परिवार द्वारा संगीत पर जारी प्रतिबंध के बावजूद, मिगुएल गुप्त रूप से इसे प्यार करता है और अपने आदर्श, दिवंगत संगीतकार अर्नेस्टो डे ला क्रूज के वीडियो देखकर खुद को गिटार बजाना सिखाता है। डे ऑफ द डेड पर, मिगुएल अनजाने में परिवार के ऑफरंडा से टकरा जाता है और इमेल्डा और एक शिशु कोको की तस्वीर वाला एक फ्रेम तोड़ देता है। वह तस्वीर के एक छिपे हुए हिस्से को खोजता है, जिसमें उसके परदादा, जिसका सिर तस्वीर से फटा हुआ है, को अर्नेस्टो के प्रसिद्ध गिटार को पकड़े हुए दिखाया गया है। यह मानते हुए कि इससे साबित होता है कि अर्नेस्टो उसका रिश्तेदार है, मिगुएल उत्साह से अपने परिवार को अपनी संगीत संबंधी आकांक्षाओं के बारे में बताता। 1 साल बाद, मिगुएल अपनी नई छोटी बहन, सोकोरो को, परिवार के ऑफरेंडा को दिखाता है, जिसमें अब हेक्टर और हाल ही में मृत कोको की तस्वीरें प्रदर्शित है। कोको द्वारा हेक्टर से एकत्र किए गए पत्र एर्नेस्टो द्वारा उसके गीतों की चोरी को साबित करते हैं, जिससे एर्नेस्टो का अपमान होता है और हेक्टर को सही पहचान मिलती है। मृतकों की भूमि में, हेक्टर जीवित दुनिया की यात्रा के लिए इमेल्डा, कोको और उनके परिवार के साथ जुड़ता है। मिगुएल अपने रिश्तेदारों, जीवित और मृत लोगों के लिए एक भावपूर्ण गीत प्रस्तुत करता है। आवाज कास्ट: एंथनी गोंजालेज मिगुएल के रूप में एक 12 वर्षीय महत्वाकांक्षी संगीतकार। 13-14 गेल गार्सिया बर्नल, हेक्टर, एक आकर्षक चालबाज और मृतकों की भूमि में मिगुएल का परदादा, जो जीवितों की भूमि की यात्रा करने में मदद करने के लिए मिगुएल को भर्ती करता है। 13 बर्नल ने फिल्म की स्पेनिश भाषा में डबिंग में अपनी भूमिका दोहराई। 15 बेंजामिन ब्रेट ने अर्नेस्टो डे ला क्रूज की भूमिका निभाई है, जो मेक्सिको के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार और मिगुएल के आदर्श है। अपनी असामयिक मृत्यु तक दुनिया भर के प्रशंसकों द्वारा सम्मानित, आकर्षक और करिश्माई संगीतकार मृतकों की भूमि में और भी अधिक प्रिय है। हालांकि, बाद में फिल्म में, वह एक धूर्त, जानलेवा धोखेबाज के रूप में सामने आता है, जिसने हेक्टर को उसके गाने चुराने और उन्हें अपना बताने के लिए जहर दिया था। 13-16
एंटोनियो सोल ने रिमेंबर मी को छोड़कर डे ला क्रूज की गायन आवाज प्रदान की है। 17 अलाना उबाक मामा इमेल्डा के रूप में, मिगुएल की दिवंगत परदादी, हेक्टर की पत्नी, कोको की माँ और परिवार की कुलमाता। 14 रेनी विक्टर अबुएलिटा के रूप में, कोको की बेटी और मिगुएल की दादी जो रिवेरा परिवार के संगीत प्रतिबंध को सख्ती से लागू करती है। 13 एना ओफेलिया मुर्गुया मामा कोको के रूप में, मिगुएल की परदादी और हेक्टर और इमेल्डा की बेटी जो व्हीलचेयर पर घूमती है। 18 एक युवा कोको के रूप में लिबर्टाड गार्सिया फोन्जी, एडवर्ड जेम्स ओल्मोस, चिचरोन, हेक्टर का दोस्त जो मृतकों की भूमि में भुला दिया जाता है। 14 अल्फोंसो अराउ पापा जूलियो के रूप में, कोको के दिवंगत पति और मिगुएल के दिवंगत परदादा। 19 अराउ ने फिल्म की स्पेनिश भाषा में डबिंग में अपनी भूमिका दोहराई। 15 विकास ली अनक्रिच 2009 में चित्रित ने पहली बार 2010 में कोको की संकल्पना की थी। ली अनक्रिच ने पहली बार 2010 में फिल्म के लिए एक विचार पेश किया जब टॉय स्टोरी 3 रिलीज हुई, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। 13 शुरू में, फिल्म एक अमेरिकी बच्चे के बारे में थी जो अपनी मां की मृत्यु से जुआते हुए अपनी मैक्सिकन विरासत के बारे में सीख रहा था। आखिरकार, टीम ने फैसला किया कि यह गलत दृष्टिकोण था और इसके बजाय एक मैक्सिकन बच्चे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म को फिर से तैयार किया। 23 मूल संस्करण के बारे में, अनक्रिच ने कहा कि यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उस समय हम में से कोई भी मेक्सिको से नहीं था। 23 यह तथ्य कि फिल्म में एक वास्तविक संस्कृति को दर्शाया गया था, अनक्रिच के लिए चिंता का कारण बना, जिन्होंने इसे सही तरीके से करने के लिए अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। 23 पिक्सर टीम ने कोको के चरित्र और कहानी को परिभाषित करने में मदद के लिए मैक्सिको की कई यात्राएं कीं। अनक्रिच ने कहा, मैंने इसे लोक कला में चित्रित होते देखा था। चमकीले, उत्सवी रंगों के साथ कंकालों के मेल में कुछ ऐसा था जिसने मेरी कल्पना को मोहित कर लिया। इसने मुझे खोज के एक घुमावदार रास्ते पर ले गया, और जितना अधिक मैं एल डिया डे लॉस मुएर्टोस के बारे में जानता हूँ, उतना ही यह मुझे गहराई से प्रभावित करता है। 24 टीम को कंकाल वाले जीवों के साथ काम करना मुश्किल लगा क्योंकि उनमें किसी भी मांसपेशी प्रणाली की कमी थी और इस तरह उन्हें अपने मानव समकक्षों से अलग तरीके से एनिमेट किया जाना था। 25 कोको ने हायाओ मियाज़ाकी की एनीमे फिल्मों स्पिरिटेड अवे 2001 और हाउल्स मूविंग कैसल 2004 के साथ-साथ एक्शन फिल्म जॉन विक 2014 से भी प्रेरणा ली। ऑब्वियस 2013 में डिज्नी ने व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए डिया डे लॉस मुएर्टोस वाक्यांश को ट्रेडमार्क करने का अनुरोध किया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिकन अमेरिकी समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा। 27 मैक्सिकन अमेरिकी कार्टूनिस्ट लालो अल्काराज ने मुएर्टो माउस नामक एक फिल्म पोस्टर बनाया जिसमें एक कंकाल गोडजिला के आकार का मिकी माउस दर्शाया गया था, जिसमें बायलाइन थी, यह आपके संस्कृति को ट्रेडमार्क करने आ रहा है। 28 Change.org पर 21,000 से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि ट्रेडमार्क सांस्कृतिक विनियोग और शोषण का सबसे बुरा रूप था। 27 एक हफ्ते बाद डिज्नी ने प्रयास को रद्द कर दिया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 29 2015 में पिक्सर ने फिल्म पर सलाह देने के लिए अल्काराज को काम पर रखा। 28 नाटककार ऑक्टेवियो सोलिस और मैक्सिकन हेरिटेज कॉर्प के पूर्व सीईओ मार्सेला डेविसन एविलेस के साथ मिलकर एक सांस्कृतिक सलाहकार समूह बनाया। 13 कहानी अनक्रिच ने पाया कि स्क्रिप्ट लिखना सबसे कठिन काम था। 30 फिल्म के पहले के संस्करणों में मिगुएल, जिसे मूल रूप से मार्को कहा जाता था, मृतकों की भूमि से वापस कैसे आएगा, इस बारे में अलग-अलग ब्रह्मांड नियम थे। एक मामले में उसे शारीरिक रूप से पुल पार करना पड़ा। कहानी के एक संस्करण में उसके परिवार को बोलने की कोशिश करते समय गाने का श्राप दिया जाता है,
जिसे एक ऐसी कहानी में संगीत जोड़ने की तकनीक के रूप में शामिल किया गया था जहां संगीत प्रतिबंधित है। सेलेन लूना, टिया रोसिटा के रूप में, मिगुएल की दिवंगत चाची और कोको की भाभी। 14. टिया विक्टोरिया, मिगुएल की दिवंगत चाची, कोको और जूलियो की बेटी और अबुएलिटा की बहन के रूप में डायना ओर्टेली। टियोस ऑस्कर और फेलिप के रूप में हर्बर्ट सिगुएंजा, मिगुएल के दिवंगत समान जुरवांग चाचा। 14. पापा, मिगुएल के पिता और अबुएलिटा के बेटे के रूप में जैमे कैमिल। 14. मामा के रूप में सोफिया एस्पिनोसा, मिगुएल की मान। 14. एस्पिनोसा ने फिल्म की स्पेनिश भाषा में डबिंग में अपनी भूमिका दोहराई। 15. लुइस वाल्डेज टियोबेर्टो, मिगुएल के चाचा, पापा के भाई और फ्रेंको और अबुएलिटा के बेटे के रूप में। 14. वाल्डेज ने डॉन हिडाल्गो की आवाज़ भी दी है। वाल्डेज ने फिल्म की स्पेनिश भाषा में डबिंग में टियोबर्टो की भूमिका को दोहराया। 15. कार्ला मेडिना, ग्लोरिया, मिगुएल की चाची, पापा की बहन तथा फ्रेंको और अबुएलिता की बेटी। मदीना एक प्रस्थान एजेंट की आवाज़ भी देती है। 14. मेडिना ने फिल्म की स्पेनिश भाषा में डबिंग में प्रस्थान एजेंट की भूमिका दोहराई। 15. पोलो रोजास, एबेल, बर्टो और कार्मेन के सबसे बड़े बेटे और मिगुएल के चचेरे भाई के रूप में। मोंटेस हर्नांडेज, रोजा, बर्टो और कार्मेन की बेटी और मिगुएल की चचेरी बहन। लोम्बार्डो बोयार प्लाजा मारियाची के रूप में, एक मारियाची जिससे मिगुएल की मुलाकात सांता सेसिलिया प्लाजा में होती है। 14. बोयार ने मृतकों की भूमि के संगीतकार गुस्तावो के लिए भी आवाज़ दी है। ऑक्टेवियो सोलिस आगमन एजेंट के रूप में। 14. गैब्रियल इग्लेसियस क्लर्क के रूप में। 14. चीच मारिन सुधार अधिकारी के रूप में। 14. एमसी के रूप में ब्लैंका अर्सेली। 14. नतालिया कोर्डोवाबकले फ्रिदा काहलो के रूप में, एक प्रसिद्ध कलाकार। 20. साल्वाडोर रेस एक सुरक्षा गार्ड के रूप में। 14. रेस ने फिल्म की स्पेनिश भाषा में डबिंग में अपनी भूमिका दोहराई। 15. जॉन रत्सेनबर्गर जुआन ओर्टोडोसिया के रूप में, जिनके दंत चिकित्सक ने उनकी तस्वीर को एक ऑफरेंडा पर रखा है। 21. एमिलियो फुएंटेस, बिना श्रेय, कॉन्सर्ट स्टेज हैंड के रूप में। फुएंटेस प्री प्रोडक्शन के दौरान मिगुएल की मूल आवाज़ थे। 22. इस फिल्म में पशु पात्र दांते और पेपिटा एलेब्रीज, आत्मा मार्गदर्शक है। दांते अपने एलेब्रीज रूप में पक्षी जैसे पंखों वाला एक जोलोइड क्विंटल है। पेपिटा एक बिल्ली है जिसका एलेब्रीज रूप उसे एक जगुआर का सिर, धर और अगले पंजे, एक मेने के सींग, एक चील के पंख और पिछले पैर और एक इगुआना की पूंछ देता है। उत्पादन। परेशान होकर, मिगुएल अर्नेस्टो की समाधि में घुस जाता है और उसका गिटार ले जाता है, जिसका इस्तेमाल स्थानीय प्रतिभा प्रतियोगिता में किया जाता है। एक बार जब मिगुएल गिटार बजाता है, तो वह सभी जीवित लोगों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि, वह अपने कंकाल मृत रिश्तेदारों से बातचीत कर सकता है, जो छुट्टियों के लिए मृतकों की भूमि से आए हैं। उसे अपने साथ वापस ले जाते हुए, वे महसूस करते हैं कि इमेल्डा नहीं आ सकती क्योंकि मिगुएल ने उसकी तस्वीर ऑफरेंडा से हटा दी है। मिगुएल को यह भी पता चलता है कि उसे मृतकों से चोरी करने के लिए श्राप दिया गया है। उसे सूर्योदय से पहले जीवित दुनिया में लौटने के लिए परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा या वह हमेशा के लिए मृतकों की भूमि में रहेगा। इमेल्डा उसे इस शर्त पर आशीर्वाद देती है कि वह संगीत छोड़ दे, लेकिन मिगुएल मना कर देता है और इसके बजाय अर्नेस्टो का आशीर्वाद मांगता है। मिगुएल की मुलाकात हेक्टर से होती है, जो एक बदकिस्मत कंकाल है, जिसने कभी अर्नेस्टो के साथ परफॉर्म किया था। हेक्टर मिगुएल को अर्नेस्टो के पास लाने की पेशकश करता है। बदले में मिगुएल उसकी तस्वीर को एक ऑफरेंडा पर लगाता है ताकि वह अपनी बेटी से मिल सके, इससे पहले कि वह उसे भूल जाए, जिससे उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हेक्टर मिगुएल को अर्नेस्टो की हवेली में प्रवेश पाने के लिए एक प्रतिभा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने में मदद करता है,
लेकिन मिगुएल अपने परिवार द्वारा खोजे जाने के बाद भाग जाता है। मिगुएल एर्नेस्टो की हवेली में घुस जाता है और हैरान एर्नेस्टो उसका स्वागत करता है, लेकिन हेक्टर प्रकट होता है और एर्नेस्टो पर उसके गाने चुराने का आरोप लगाता है। जब दोनों बहस करते हैं, तो मिगुएल धीरे धीरे सच्चाई को एक साथ जोड़ता है। एर्नेस्टो और हेक्टर कभी प्रसिद्धि के कगार पर एक संगीत कलाकार थे, जब तक कि हेक्टर को घर की याद नहीं आई और उसने छोड़ने की कोशिश की। खुद गाने लिखने में असमर्थ, एर्नेस्टो ने हेक्टर को जहर दे दिया और अपने खुद के रूप में पेश करने के लिए उसका गिटार और गाने चुरा लिए। अपनी विरासत की रक्षा के लिए एर्नेस्टो हेक्टर की तस्वीर जब्त कर लेता है और मिगुएल और हेक्टर को एक सेनोत गरने में फेंक देता है। वहाँ मिगुएल को पता चलता है कि हेक्टर उसका असली परदादा है और कोको हेक्टर की बेटी है। अपने परिवार द्वारा बचाए जाने के बाद मिगुएल हेक्टर की मौत के बारे में सच्चाई बताता है और इमेल्डा और हेक्टर में सुलह हो जाती है। परिवार हेक्टर की तस्वीर हासिल करने के लिए एर्नेस्टो के संगीत समारोह में घुसपैठ करता है। एर्नेस्टो के अपराध दर्शकों के सामने उजागर हो जाते हैं, जो तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं, और वह गिरती हुई घंटी वास्तविक जीवन में उसके भाग्य को दर्शाती से कुचल जाता है। हालांकि हेक्टर की तस्वीर अराजकता में खो जाती है। जैसे ही सूरज उगता है, इमेल्डा और लुप्त होते हेक्टर मिगुएल को आशीर्वाद देते हैं और उसे जीवित दुनिया में वापस लाते हैं। घर वापस आकर मिगुएल अपने परिवार से भागने के लिए माफी मांगता है और हेक्टर के गिटार पर रिमेंबर मी बजाता है, जिससे कोको उसके साथ गाने के लिए उत्साहित हो जाती है। वह बताती है कि उसने हेक्टर के चेहरे वाली तस्वीर का फटा हुआ टुकड़ा रख लिया है, फिर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में कहानियां सुनाती है, उनकी यादों को संजोए रखती है और साथ ही मृतकों की भूमि में उनके अस्तित्व को भी। मिगुएल अपने परिवार के साथ सुलह कर लेता है और संगीत पर प्रतिबंध खत्म कर देता है। ढलाई कोको 9 फिगर बजट वाली पहली मोशन पिक्चर है जिसमें सभी लैटिनो कलाकार हैं, जिसकी लागत 175 से 200 मिलियन डॉलर है। 32 गोंजालेज ने पहली बार मिगुएल की भूमिका के लिए 9 साल की उम्र में ऑडिशन दिया था और 2 साल बाद उन्हें इस भूमिका के लिए फाइनल कर दिया गया था। 33 अपने किरदार के बारे में बात करते हुए गोंजालेज ने कहा, मिगुएल और मैं दोनों अपने सपने का पालन करने के महत्व को जानते हैं और हम अपनी परंपरा का पालन करने के महत्व को जानते हैं, इसलिए यह कुछ ऐसा है जिससे मैं मिगुएल से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। 34 फिल्म के प्री प्रोडक्शन के दौरान मिगुएल को मूल रूप से एमिलियो फ्यूएंसा नाम के एक बच्चे द्वारा आवाज दी जानी थी, जिसे फिल्म के निर्माण के दौरान ईयरवन के कारण उसकी आवाज गहरी हो जाने के बाद भूमिका से हटा दिया गया था। 2016 में कोको टीम ने कलाकारों के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, जिसमें पता चला कि गेल गार्सिया बर्नल, बेंजामिन ब्रेट, रेनी विक्टर और एंथनी गोंजालेज पात्रों को आवाज देंगे। 36 ब्रेट, जिन्होंने डे ला क्रूज को आवाज दी थी, चल पड़े जब उन्हें एहसास हुआ कि डिज्नी पिक्सर लैटिन संस्कृति पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। 37 डिज्नी के अधिकारियों ने बर्नल की हरकतों और भावों पर बारीकी से नजर रखी, जबकि उन्होंने पात्रों को आवाज दी और हेक्टर को एनिमेट करने के लिए उनके इनपुट का इस्तेमाल किया। 38 ब्रेट ने अर्नेस्टो डे ला क्रूज को आवाज दी, एक ऐसा किरदार जिसे उन्होंने मैक्सिकन फ्रैंक सिनात्रा के रूप में वर्णित किया, जीवन से बड़ा व्यक्तित्व। 39 फिल्म निर्माताओं की सलाह पर ब्रेट ने जॉर्ज नेग्रेटे और पेड्रो इन्फेंट सहित समकक्ष मैक्सिकन अभिनेताओं के वीडियो देखे। ब्रेट को यह किरदार शारीरिक रूप, स्वभाव और आत्मविश्वास में अपने पिता के समान लगा और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म में काम किया। 40 मामा इमेल्डा के किरदार की आवाज अलाना उबाक ने दी थी। उबाक ने कहा कि फिल्म एक गुणवत्ता को सम्मान दे रही है जो पूरे ब्रह्मांड में सभी लैटिन परिवारों में समान है, और वह है सम्मान देना और परिवार के महत्व को प्राथमिकता देना। मामा इमेल्डा की आवाज उबाक की टिया फ्लोरा से प्रभावित थी।
मार्वल के एजेंट्स ऑफ शील्ड की अभिनेत्री नतालिया कॉर्डोवाकले ने मैक्सिकन कलाकार फ्रिदा काहलो के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 20 अनक्रिच ने कहा कि कॉर्डोवाकले की कोको में भूमिका सुश्री काहलो उनके काम और मेक्सिको के लोगों को श्रद्धांजलि देती है जो उन्हें प्यार करते हैं। 42 अनक्रिच ने यह भी कहा कि जॉन रत्जेनबर्गर के लिए फिल्म में भूमिका पाना संघर्षपूर्ण था, जो लातीनी नहीं है, लेकिन उन्होंने हर पिक्सर फीचर फिल्म में एक किरदार को आवाज दी थी। चूंकि अनक्रिच पिक्सर की परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए रत्जेनबर्गर को एक शब्द के साथ एक छोटी भूमिका दी गई। 21 एनिमेशन 2017 एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में एड्रियन मोलिना। 13 अप्रैल 2016 को अनक्रिच ने घोषणा की कि उन्होंने एनिमेशन पर काम शुरू कर दिया है। 43 फिल्म के लेखक एड्रियन मोलिना को 2016 के अंत में सहनिर्देशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 13 अनक्रिच ने कहा कि पिक्सर लैंड ऑफ द लिविंग और लैंड ऑफ द डेड के बीच जितना संभव हो उतना विपरीत होना चाहता था और दुनिया को अलग करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। रंग उनमें से एक था। छुट्टियों और आइकनोग्राफी को देखते हुए पिक्सर जानता था कि मृतकों की भूमि को एक जीवंत और रंगीन जगह होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सांता सेसिलिया को अधिक मौन बनाया, अनक्रिच ने कहा। 3 फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर हार्ले जेसप के अनुसार सांता सेसिलिया वास्तविक मैक्सिकन गांवों पर आधारित है, क्योंकि प्रोडक्शन टीम लिविंग की भूमि में वास्तविकता पर आधारित रही। फिल्म के सेट सुपरवाइजर क्रिस बर्नार्डी ने कहा कि शहर को छोटा बनाया गया था ताकि मिगुएल खुद को सीमित महसूस कर सके। फिल्म के कला निर्देशक बर्ट बेरी ने कहा कि सांता सेसिलिया को एक पुराने आकर्षक शहर के रूप में चित्रित करने के लिए पुरानी निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। 3 अनक्रिच के अनुसार मिगुएल का गिटार बजाना प्रामाणिक है, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक गीत या धुन बजाने वाले संगीतकारों का वीडियो टेप किया और संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए उनके गिटार पर गोप्रो को बांधा। उस दृश्य के लिए जिसमें मिगुएल अपने गुप्त ठिकाने में संगीत बजाता है, फिल्म निर्माताओं ने बहुत ही सुंदर गीतात्मक कैमरा चाल और बहुत ही उछले क्षेत्र की गहराई के साथ मिगुएल के चारों ओर कोमल बहाव और धीमी गति से चलने वाली चालें का उपयोग किया है, ताकि नरम फोकस अग्रभूमि मोमबत्तियों की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। फिल्म के चरित्र पर्यवेक्षक क्रिश्चियन हॉफमैन ने कहा कि मामा कोको के चेहरे के सभी विवरण मॉडल नहीं किए गए थे। इसके बजाय उनकी टीम ने विवरण की अलग-अलग परतों को डिजाइन करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, जिसे फिर एक शेडर के साथ उसके चेहरे पर जोड़ा गया। हॉफमैन के अनुसार सभी न्यूरियों को सही करने के लिए चरित्र का मॉडल उच्च रिजोल्यूशन के साथ बनाया गया था। 3 पिक्सर ने चरित्र डाटे के लिए संदर्भ के रूप में कुछ ज़ोलो कुत्तों का इस्तेमाल किया, जबकि फाइंडिंग डोरी के हैंग से एक टेंटेकल का इस्तेमाल उसकी जीभ के लिए किया गया। जेसप ने मैरीगोल्ड पंखुड़ी पुल को सुंदर और जादुई कहा, जो दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। फिल्म के प्रभाव पर्यवेक्षक माइकल के ओब्रायन ने इसे एनिमेशन टीम के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती कहा, लेकिन इसे पंखुड़ियों से टपकती हुई दृश्यात्मक रूप से रोमांचक के रूप में संदर्भित किया। यह एक बहुत बड़ा कलात्मक उपक्रम था। उत्पादन टीम चाहती थी कि यह चमके, जीवंत महसूस हो। जिन दृश्यों में मिगुएल पुल से कुछ पंखुड़ियां हटाता है और जिसमें हेक्टर पुल में डूब जाता है, उन्हें अधिक प्रभाव और विशेष कला निर्देशन दिया गया था। 3 मृतकों की भूमि के लिए अनक्रिच बस एक मुक्त के लिए भी विचित्र दुनिया नहीं चाहते थे, बल्कि तर्क जोड़ना चाहते थे और हमेशा विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि नए निवासी नियमित रूप से आते रहेंगे। जेसप ने कहा कि एनिमेशन टीम चाहती थी कि जब मिगुएल आए तो मृतकों की भूमि रंगों का एक जीवंत विस्फोट हो। जेसप ने यह भी कहा कि ली अनक्रिच ने टावरों की एक ऊर्ध्वाधर दुनिया का वर्णन किया, जो सांता सेसिलिया की सपाटता के विपरीत है। रोशनी और प्रतिबिंब चकाचौंध है और एक पागल परिवहन प्रणाली है जो इसे सभी को जोड़ती है।
पोशाक के रंग जीवित भूमि की तुलना में बहुत अधिक जीवंत है, जहां एनिमेशन टीम ने वास्तविकता में रहने की कोशिश की। उन्होंने मृतकों की भूमि में वास्तव में इसे छुट्टी का प्रतिबिंब बनाने के लिए पूरी कोशिश की। फिल्म के तकनीकी निदेशक डेविड रयू के अनुसार, एनिमेशन टीम ने एकल प्रकाश को पेश करने का एक तरीका निकाला, लेकिन इसे मृतकों की भूमि में बाहरी दृश्यों के लिए 1 मिलियन अंक दिए। रेंडरर इसे एक प्रकाश के रूप में देखता है, लेकिन हम 1 मिलियन रोशनी देखते हैं। 3. कला निर्देशक डैनियल अराइगा के अनुसार, एनिमेटरों को यह पता लगाना था कि त्वचा, मांसपेशियों, नाक या होंठों के बिना कंकाल को व्यक्तित्व कैसे दिया जाए, और उन्होंने आकृतियों के साथ खेला और बहुत सारी पेंटिंग की। उन्होंने हर कोण से खोपड़ियों को तराशा और अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कहाँ आकर्षण और आकर्षण जोड़ सकते हैं। फिल्म के निर्माण की शुरुआत में वैश्विक प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक जेडी नॉर्थरप को फिल्म की एनिमेशन प्रक्रिया में संभावित मुद्दों से बचने के लिए काम पर रखा गया था। नॉर्थरप ने कहा, प्रत्येक कंकाल के टुकड़े को स्वतंत्र होना था, इसलिए रिग की जटिलता और पाइपलाइन पर पड़ने वाला तनाव कुछ ऐसा था जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। नॉर्थरप को कंकाल की भीड़ को प्रस्तुत करने के लिए कंकाल के तत्वों को सरल बनाने का भी काम सौंपा गया था। चरित्र मॉडलिंग और आर्टिकुलेशन लीड माइकल होन्स के अनुसार, कंकाल बनाने के लिए कई अतिरिक्त नियंत्रणों का उपयोग किया गया था, क्योंकि उन्हें ऐसे तरीकों से चलने की जरूरत थी जो मनुष्य नहीं करते हैं। होन्से ने कहा कि हड्डियां एक विशेष समस्या थीं। उन्होंने कहा कि इसे सही करने के लिए एनिमेशन के साथ बहुत आगे पीछे किया गया था, लेकिन कंकालों को स्थानांतरित करने के लिए वास्तव में अच्छे तरीके खोजे गए। संगीत और साउंड ट्रैक। मुख्य लेख, कोको। साउंड ट्रैक। विपणन और रिलीज। कोको का पहला टीजर 15 मार्च 2017 को जारी किया गया था। 44 टीजर ट्रेलर ने संगीत पर इसके फोकस को उजागर करते हुए फिल्म की मूल अवधारणा को पेश किया। 45 फोर्ब्स के स्कॉट मेंडेलसन ने ट्रेलर की प्रशंसा करते हुए कहा, एक शानदार पुराने स्कूल का पिक्सर सेल जिसमें ज्यादातर एक ही सीक्वेंस है और जो आने वाले समय का सिर्फ एक संकेत देता है। 44 फिल्म के विषय और कल्पना ने एक अन्य एनिमेटेड फिल्म से तुलना की जो एल दिया डे लॉस मुएर्टोस द बुक ऑफ लाइफ 2014 पर केंद्रित थी। 45 2 मिनट की एक लघु फिल्म जिसका शीर्षक डांटेज लंच ए शॉर्ट टेल है, 29 मार्च 2017 को ऑनलाइन जारी की गई थी। 47 पहला आधिकारिक ट्रेलर 7 जून 2017 को जारी किया गया था। 48 इसके बाद 13 सितंबर को दूसरा ट्रेलर जारी किया गया। 49 मेक्सिको में फिल्म का बड़े पैमाने पर विपणन किया गया था, जिसमें पारंपरिक दीवार चित्रित विज्ञापन शामिल थे जो आमतौर पर स्थानीय आयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और कभी भी फिल्मों के लिए नहीं। देश में एक मूवी चेन सिनेपोलिस ने फिल्म में एक किरदार को डब करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। 50 और एक अन्य मूवी चेन ने फिल्म के कलाकारों और क्रू के लिए एक साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। 51 कोको का प्रीमियर 27 अक्टूबर 2017 को मोरेलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 52 इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 नवंबर को 3D में रिलीज किया गया था। 53 फिल्म को पहले 17 जून 2016 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 22 नवंबर 2017 तक टाल दिया गया। 54 सिनेमाघरों में फिल्म के साथ वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की 21 मिनट की फीचर फिल्म ओलाफ्स फ्रोजन एडवेंचर एक सीमित समय की पेशकश के रूप में थी, जिससे कोको टॉय स्टोरी 1995 के बाद पहली पिक्सर फिल्म बन गई जिसके साथ पिक्सर शॉर्ट नहीं था। 55 फिल्म का अपना VR गेम भी है, जो पिक्सर का पहला VR विकास है। कोको को 13 फरवरी 2018 को हाई डेफिनिशन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और डिजिटल डाउनलोड के लिए और 27 फरवरी 2018 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा DVD, ब्लूरे और 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे पर रिलीज किया गया था।
57 फिल्म ने 3.8 मिलियन यूनिट की बिक्री के साथ होम वीडियो बिक्री से $72.8 मिलियन का राजस्व कमाया, जिससे यह 2018 का चौथा सबसे अधिक बिकने वाला शीर्षक बन गया। 58 ऑन-स्क्रीन गीत के साथ फिल्म का एक गायन संस्करण 16 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस पर जारी किया गया। 59 डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में कोको को संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर के 15 से 28, 2023 के बीच 60 और लैटिन अमेरिका में मुआना के साथ 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच फिर से रिलीज किया गया। 61 थीम पार्क आकर्षण फिल्म की सफलता के कारण मिगुएल डिज्नी पार्क और रिसोर्ट्स, फ्रंटियरलैंड और क्रिटर कंट्री में एक मिलनसार चरित्र बन गया है। डिज्नीलैंड पेरिस में मैक्सिकन रेस्तरां कासा डे कोको, रेस्टोरेंट डे फैमिलिया है, जो फिल्म से प्रेरित है। 62 2024 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म की थीम पर आधारित एक सवारी डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर के लिए विकास में है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस कोको ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $210.4 मिलियन और अन्य देशों में $603.8 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $814.3 मिलियन की कमाई हुई। 7 मैक्सिको कोको संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग एक महीने पहले 27 अक्टूबर को मैक्सिको में रिलीज हुई थी। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $9.3 मिलियन की कमाई की, जो किसी मूल एनिमेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था और बाजार में समर मूवी सीजन के बाहर किसी एनिमेटेड फिल्म की सबसे बड़ी शुरुआत थी। 64 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने 1 और 10.8 मिलियन कमाए, जो इसके पहले सप्ताहांत से 12% की वृद्धि थी, जिससे इसकी कुल कमाई $28 मिलियन हो गई। यह मैक्सिको में किसी एनिमेटेड फीचर के लिए अब तक की सबसे तेज 10 दिवसीय कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी मूल एनिमेटेड रिलीज बन गई। 65 66 अपने तीसरे सप्ताहांत में इसकी कमाई 23% गिर गई और इसकी कमाई $8.4 मिलियन हो गई। इससे इसकी कुल कमाई एमएक्स $792 मिलियन $41.4 मिलियन हो गई। 67 कुछ दिनों बाद 15 नवंबर को यह द एवेंजर्स को पीछे छोड़ते हुए मैक्सिकन बाजार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 9 10 11 12 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कोको को अपने पहले 5 दिनों में 3,987 सिनेमाघरों से 55-65 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था, जिसमें इसके शुरुआती सप्ताहांत में लगभग $40 मिलियन शामिल थे। 68 इसने मंगलवार रात के पूर्वावलोकन से $2.3 मिलियन कमाए, जो डिज्नी की पिछली 2 नवंबर रिलीज मुआना 2.6 मिलियन और द गुड डायनासोर 1.3 मिलियन के बीच था और अपने पहले दिन $13.2 मिलियन था। यह बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रहते हुए $50.8 मिलियन 5 दिवसीय कुल $72.9 मिलियन सहित से शुरू हुआ। 6-9 यह साथी एनिमेटेड फिल्मों फ्रोजन, मोआना और टॉय स्टोरी 2 के बाद अब तक का चौथा सबसे बड़ा थैंक्सगिविंग ओपनिंग वीकेंड था। 6-70 71 यह तीसरे सप्ताहांत में एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, 33% की गिरावट के साथ और $18.5 मिलियन की कमाई के साथ मोआना के समान। 72 यह स्प्लिट, द फेट ऑफ द फ्यूरियस और द हिटमैन बॉडीगार्ड के बाद 3 बार बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहने वाली 2017 की चौथी फिल्म बन गई। इससे पहले इसे डिज्नी की स्टार वार्स, द लास्ट जेडी और एक अन्य एनिमेटेड फिल्म फर्डिनेंड ने अपने चौथे सप्ताहांत में पीछे छोड़ दिया था। 73 74 3 नई रिलीज जुमांजी, वेलकम टू द जंगल, पिच परफेक्ट 3 और द ग्रेटेस्ट शोमैन से प्रतिस्पर्धा के कारण यह अपने 5वें सप्ताहांत में 6ठे स्थान पर आ गई। फिर भी एक छोटी सी गिरावट के बावजूद इसने क्रिसमस के दिन $2.8 मिलियन की कमाई की। 75 दिसंबर के 22 से 28 के अवकाश सप्ताह में
फिल्म 16.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ छठे स्थान पर रही, जो 1000 से अधिक सिनेमाघरों को खोने के बावजूद पिछले सप्ताह से 6% अधिक थी। 76 यह अपने छठे सप्ताहांत में छठे स्थान पर रही। 3 दिवसीय 77 और 4 दिवसीय सप्ताहांत के दौरान क्रमशः 39% और 87% की वृद्धि हुई। 78 इसने नए साल के दिन 2.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। 79 यह अपने 8वें सप्ताहांत, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस भी शामिल था, में शीर्ष 10 से बाहर हो गया। 3 दिवसीय 80 और 4 दिवसीय सप्ताहांत के दौरान क्रमशः 38% और 14% की गिरावट आई। 81 अन्य देश। चीन में कोको ने 3 दिनों की कुल 18.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान हासिल किया, जिससे यह ज़ूटोपिया के बाद उस बाजार में डिज्नी या पिक्सर एनिमेटेड रिलीज के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। 82 83 अपने पहले सप्ताह में प्रत्येक कार्यदिवस में वृद्धि देखने के बाद। 84 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में 148% की वृद्धि की, जिससे बाजार में इसकी कुल कमाई 75.6 मिलियन डॉलर हो गई। 71 85 यह अपने तीसरे सप्ताहांत में 21% गिर गई, एक बार फिर पहले स्थान पर रही और कुल मिलाकर $35 मिलियन की कमाई की। 86 2 नई घरेलू रिलीज से प्रतिस्पर्धा के कारण फिल्म अपने चौथे सप्ताहांत में तीसरे स्थान पर आ गई और अतिरिक्त $17.1 मिलियन की कमाई की। 87 अपने दूसरे सप्ताहांत तक, यह चीन में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली पिक्सर रिलीज बन गई थी, जो पिछले रिकॉर्ड धारक फाइंडिंग डोरी से लगभग दोगुनी थी, और अपने 5वें सप्ताहांत तक, यह डिस्पिकेबल मी 3 से आगे निकल गई और ज़ूटोपिया के बाद देश में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 88 89 यह फिल्म 16 मार्च 2018 को अपने अंतिम बाजार जापान में रिलीज हुई। 1 मई 2018 तक फिल्म के सबसे बड़े बाजार चीन $189.2 मिलियन, मैक्सिको $57.8 मिलियन, जापान $41.4 मिलियन, फ्रांस $33.2 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $26.1 मिलियन, दक्षिण कोरिया $25.9 मिलियन, स्पेन $21.4 मिलियन, अर्जेंटीना $17.6 मिलियन, इटली $14.4 मिलियन और जर्मनी $12.3 मिलियन थे। पुरस्कार। मुख्य लेख कोको 2017 फिल्म द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की सूची। 90वें अकादमी पुरस्कारों में कोको को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार मिले। 107 फिल्म के अन्य नामांकनों में 13 एनी पुरस्कार, 11 जीतना। 108 एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जो इसने जीता। 109 2 क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार, दोनों जीतना। 110 और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, एक जीतना शामिल है। 111 कोको को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के रूप में चुना गया था। 112 विवाद। 2018 में कई मैक्सिकन समाचार आउटलेट्स ने बताया कि डिज्नी और पिक्सर यह खुलासा करने में विफल रहे हैं कि कोको के निर्माताओं ने मामा कोको के चरित्र को सांता फे डे ला लगुना के पुरेपेचा गांव से मारिया डे ला सालुद रामिरेज कैबलेरो पर आधारित किया था। क्विरोगा मिचोआकेन में पुरेपेचा कुम्हारों का एक शहर। 113 एक समाचार साक्षात्कार में सालुद ने कहा कि निर्माताओं ने मुझे बहुत सी चीजें पेश कीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वे केवल आए और मेरी तस्वीर ली और इसे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। खैर, देखो मैं कैसे रहता हूँ और अकेला। मेरी बेटियाँ यहाँ रहती है, घर के पीछे, और मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे पास यही है। 114 टेलीमुंडो की एक रिपोर्ट में 115 शहर की एक कुम्हार गैब्रियल फैबियान ने कहा, इससे हमें फायदा हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं। यह शहर महिला की प्रसिद्धि के कारण जाना जाता है।
वे हमारी कलाकृतियाँ, हम जो कुछ भी करते हैं और उसकी आकृतियाँ खरीदते हैं। 116 जबकि डिज्नी और पिक्सर की प्रोडक्शन टीम ने माना है कि उन्होंने रिवेरा परिवार, मिगुएल की दुर्जय दादी के नेतृत्व वाली एक बहुपीढ़ीगत मातृसत्तात्मकता को वास्तविक दुनिया के परिवारों पर आधारित किया है, जिनके साथ वे 2011 और 2013 के बीच ओक्साका और गुआनाजुआतो के मैक्सिकन राज्यों का दौरा करते समय जुड़े थे। उन्होंने फिल्म में सलूद के योगदान को स्वीकार नहीं किया है। 117 सहनिर्देशक एड्रियन मोलिना ने कहा, न केवल कोको मेक्सिको में एक वास्तविक स्थान पर आधारित है, बल्कि यह वास्तविक परंपराओं पर आधारित है, इसलिए हम जानते थे कि शोध करना, हर विवरण दर्ज करना बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि जब हम पिक्सर वापस आए और हम यह तय करना शुरू करें कि यह शहर कैसा दिखने वाला है, यह दादी क्या पहनने वाली है, वे किस तरह का नृत्य और संगीत सुनने जा रही है, यह सब एक सूचित जगह से आ सकता है। हालांकि डिज्नी और पिक्सर ने फिल्म की प्रेरणा के बारे में जो भी रिपोर्ट बनाई है, उनमें सलूद का उल्लेख नहीं किया गया है। 118 फिल्म की रिलीज के बाद से सलूद ने बताया कि पर्यटक उसके घर आए हैं और उसे मामा कोको कहकर पुकारते हैं। जवाब में उसने कहा, हाँ, लेकिन मामा कोको मेरा नाम नहीं है। निर्माताओं ने वह नाम चुना और अब सभी लोग जो आते हैं और मिलते हैं, वे हमें बताते हैं कि यह मेरा नाम है, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, यह मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम मारिया डे ला सलूद है। 114 फिल्म की रिलीज से पहले सलूद को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) का पता चला था और वह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक पर निर्भर थी। सलूद के परिवार ने व्यक्त किया था कि वे हर 2 दिन में अपने ऑक्सीजन टैंक को रिचार्ज करने की आवश्यकता के बावजूद रॉयल्टी या पैसा प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनी फिल्म में उनके योगदान को स्वीकार करे, जो अभी तक नहीं हुआ है। 116 सलूद का 16 अक्टूबर 2022 को 109 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 119 ब्रॉडवे अनुकूलन 24 जनवरी 2023 को एपकोट के वार्षिक डिज्नी ऑन ब्रॉडवे कॉन्सर्ट के दौरान द लायन किंग अभिनेता स्टीवन टेलर ने घोषणा की कि फिल्म का एक लाइव स्टेज शो रूपांतरण वर्तमान में डिज्नी थिएट्रिकल प्रोडक्शंस में विकास में है। ली एडवर्ड अनक्रिच, जन्म 8 अगस्त 1967, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक है। उन्हें एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर के साथ अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसमें वे 1994 में एक संपादक के रूप में शामिल हुए, इससे पहले कि उन्हें टॉय स्टोरी 2, 1999 में सहनिर्देशक के रूप में श्रेय दिया जाता। फिल्म की सफलता के बाद अनक्रिच ने टॉय स्टोरी 3, 2010 के साथ अपने एकल निर्देशन की शुरुआत करने से पहले मॉन्स्टर्स, इंक. 2001 और फाइंडिंग निमो, 2003 फिल्मों के लिए इसी तरह की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने साथ ही उनके द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म कोको, 2017 ने 2 अकादमी पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। कंपनी में अपने 25 साल के कार्यकाल के बाद अनक्रिच अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और अन्य रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2019 में सेवानिवृत्त हो गए। 2-3 प्रारंभिक जीवन और कैरियर। अनक्रिच का पालन पोषण ओहियो के चैग्रिन फॉल्स में हुआ। वह एमिली अनक्रिच और रॉबर्ट अनक्रिच की इकलौती संतान थे। उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज थे। उन्होंने नॉर्मैंडी में समुद्र तट पर हमला किया और कलाकार थे। 4 अनक्रिच का पालन पोषण यहूदी धर्म में हुआ था। 5 उन्होंने अपनी युवावस्था क्लीवलैंड प्ले हाउस में अभिनय करते हुए बिताई। अनक्रिच ने 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से स्नातक किया है। अनक्रिच पिक्सर में संपादकीय और लेआउट के उपाध्यक्ष थे। उद्धरण आवश्यक। स्टूडियो में शामिल होने से पहले अनक्रिच ने कई वर्षों तक टेलीविजन में संपादक और निर्देशक के रूप में काम किया।
1994 में उन्हें पिक्सर द्वारा 4 सप्ताह की अवधि के लिए एक अल्पकालिक कर्मचारी के रूप में काम पर रखा गया था, लेकिन वे 25 वर्षों तक वहां रहे। 7. वह 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के मैरी पिकफोर्ड प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है, जो सिनेमाई कला में पूर्व छात्रों के योगदान को मान्यता देता है। 18 जनवरी 2019 को अनक्रिच ने घोषणा की कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने और उन हितों को आगे बढ़ाने के लिए पिक्सर छोड़ रहे हैं जो लंबे समय से पीछे छूट गए हैं। 8/9 2023 में अनक्रिच ने 2019 में छोड़ने के बाद से कभी-कभी पिक्सर में परामर्श किया। 10 2022 के अंत में उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने जेडब्ल्यू रिनज़लर द्वारा लिखित द शाइनिंग के बारे में एक पुस्तक का संपादन पूरा कर लिया है। 11 2023 में टेस्चेन ने अनक्रिच की किताब स्टेनली कुब्रिक्स द शाइनिंग को सीमित कलेक्टर संस्करण में जारी किया। इस किताब का संपादन अनक्रिच ने किया था और इसे जेडब्ल्यू रिनज़लर और अनक्रिच ने लिखा था। व्यक्तिगत जीवन। अनक्रिच की शादी लॉरा सेंचुरी से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। 1. अनक्रिच ने 2021 में अपने परिवार और दोस्तों के सामने उभयलिंगी होने की बात स्वीकार की और 2022 में सार्वजनिक रूप से सामने आए। एड्रियन मोलिना, जन्म 23 अगस्त 1985, एक अमेरिकी एनिमेटर, स्टोरीबोर्ड कलाकार और पटकथा लेखक है। उन्हें पिक्सर में उनके काम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने कोको 2017 की पटकथा और कहानी का सहलेखन किया, जिसका उन्होंने सहनिर्देशन भी किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मोलिना का जन्म कैलिफोर्निया के युबा सिटी में एक मैक्सिकन परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण ग्रास वैली में हुआ था, और उन्होंने 2003 में बियर रिवर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 2007 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में भाग लिया और स्नातक किया। 1. आजीविका। मोलिना 2007 से पिक्सर से जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने रेटाटुई पर 2D एनिमेटर के रूप में शुरुआत की थी। बाद में वे टॉय स्टोरी 3 और मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी पर काम करते हुए स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट बन गए। 1. मोलिना ने टॉय स्टोरी 3 के लिए लिटिल गोल्डन बुक का चित्रण भी किया। 2. द गुड डायनासोर के लिए लिखने के बाद, मोलिना ने कोको के लिए एक पटकथा लेखक के रूप में अपना पहला काम शुरू किया और बाद में फिल्म का सहनिर्देशन किया। उन्होंने फिल्म के लिए कई गीत भी लिखे। 1, 3, 4 कोको की सफलता और सितंबर 2022 में D23 एक्सपो की घोषणा के बाद, मोलिना को आगामी फीचर फिल्म एलियो का निर्देशन करने की घोषणा की गई, जो 13 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। 5, 6, 7, 8 हालांकि अगस्त 2024 में मोलिना ने एलियो को डोमिशी और मैडलिन शराफियान के निर्देशन में एक अन्य मूल फिल्म पर काम करने के लिए छोड़ दिया। 9 फिर भी उन्होंने कथित तौर पर अपने निर्देशक क्रेडिट को बरकरार रखा है, क्योंकि उन्होंने जितना काम निर्देशित किया है उसे फिल्म में रखा जा रहा है। 10 व्यक्तिगत जीवन। मोलिना खुलेआम समलैंगिक है। 2011 से उनकी शादी रयान डूली से हुई है। डार्ला के एंडरसन, जन्म 22 अक्टूबर 1968, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है, जो पहले पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो में काम करती थीं। 2 वह प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के राष्ट्रीय निदेशक मंडल में बैठती है। 3 जीवन और कैरियर। उन्होंने 2010 की फिल्म टॉय स्टोरी 3 का निर्माण किया। 4, 5 जिसे 2011 के सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और जिसने 2011 का सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर अकादमी पुरस्कार जीता। इससे पहले एंडरसन ने ए बक्स लाइफ के लिए गोल्डन सैटेलाइट अवार्ड, ए बक्स लाइफ और मॉन्स्टर्स इंक के लिए बाफ्टा अवार्ड और कार्स के लिए प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड जीता था। 6 2008 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंडरसन को एक निर्माता के रूप में सबसे अधिक औसत फिल्म सकल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, प्रति फिल्म $221 मिलियन। 2
और 2011 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके द्वारा निर्मित 4 फिल्मों के लिए संयुक्त सकल $2 बिलियन से अधिक सूचीबद्ध किया। 7. एंडरसन का जन्म और पालन पोषण कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल में हुआ था। उन्होंने सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में पर्यावरण डिजाइन का अध्ययन किया। 1993 में पिक्सर में आने से पहले 8. उन्होंने एंजेल स्टूडियो में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 6. 9. फाइंडिंग निमो में डार्ला का किरदार निर्देशक और पटकथा लेखक एंड्रयू स्टैंटन ने उन पर व्यावहारिक मजाक करने के लिए बदला लेने के लिए बनाया था। 6. 9. 8 मार्च 2018 को यह घोषणा की गई कि एंडरसन ने अन्य अवसरों का पीछा करने के लिए पिक्सर छोड़ दिया। 10. जनवरी 2019 में यह बताया गया कि एंडरसन ने नेटफ्लिक्स के साथ एक बहुवर्षीय विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह नई एनिमेटेड और लाइव एक्शन परियोजनाओं का विकास और निर्माण करेगी। 11. व्यक्तिगत जीवन। एंडरसन की शादी कोरी राय से हुई है, जो एक पिक्सर निर्माता भी है, जिन्होंने मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। वे नोए वैली, सैन फ्रांसिस्को में एक साथ रहते हैं। 1. वे 1991 में मिले जब सैन फ्रांसिस्को के नए एंडरसन ने सॉफ्टबॉल टीम में शामिल हुए, जिसका प्रबंधन राय करते थे। एंडरसन और राय ने 2001 में मॉन्स्टर्स इंक के आखिरी साल में डेटिंग शुरू की। तब से उन्होंने एक ही फिल्म में साथ काम न करने का फैसला किया है। उन्होंने पहली बार 2004 में राष्ट्रपति दिवस पर शादी की, जब सैन फ्रांसिस्को समलैंगिक विवाह लाइसेंस जारी कर रहा था, लेकिन उन लाइसेंसों को राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। 12. उन्होंने 2008 में फिर से शादी की, जब अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन प्रस्ताव 8 के प्रभावी होने से पहले। 13. एंडरसन के भतीजे जैक टेलर ने कॉलेज बास्केटबॉल खेलते हुए एनसीएए रिकॉर्ड 138 अंक बनाए। जब वह बड़ा हो रहा था, तो उसने उसे उच्च स्तरीय कॉलेजों में बास्केटबॉल शिविरों में भाग लेने के लिए भुगतान करने में मदद की। गेल गार्सिया बर्नल, स्पेनिश, AELASI.INAL, जन्म 30 नवंबर 1978, एक मैक्सिकन अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें अमोरेस पेरोस 2000, Y2 मामा टैम्बियन 2001, बैड एजुकेशन 2004, द मोटरसाइकिल डायरीज 2004, बेबेल 2006, कोको 2017 और ओल्ड 2021 फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। टेलीविज़न सीरीज मोजार्ट इन द जंगल 2014 से 2018 में रोड्रिगो डी सूजा की भूमिका के लिए और डिज्नी प्लस स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट 2022 में अभिनय के लिए जाना जाता है। गार्सिया बर्नल को 2005 में द मोटरसाइकिल डायरीज में एक युवा चे ग्वेरा की भूमिका के लिए एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और 2016 में मोजार्ट इन द जंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविज़न सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उन्होंने और साथी अभिनेता डिएगो लूना ने मेक्सिको सिटी में प्रोडक्शन कंपनी कैनाना फिल्म्स की स्थापना की। 2016 में टाइम पत्रिका ने उन्हें वार्षिक टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं की सूची में 25वें स्थान पर रखा। 3. प्रारंभिक जीवन। गार्सिया बर्नल का जन्म ग्वाडलजारा, मैक्सिको में हुआ था। वे पेट्रिसिया बर्नल, एक अभिनेत्री और पूर्व मॉडल, और जोस एंजेल गार्सिया, एक अभिनेता और निर्देशक के बेटे हैं। 4. उनके सौतेले पिता सर्जियो याज़बेक है, जिनसे उनकी मां ने तब शादी की थी जब गार्सिया बर्नल छोटे थे। 5. उन्होंने सिर्फ 1 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था और अपने किशोरावस्था के अधिकांश साल टेलीनोवेलस में अभिनय करते हुए बिताए। गार्सिया बर्नल और अक्सर सहयोगी डिएगो लूना मेक्सिको सिटी में बचपन से दोस्त थे। जब वह 14 वर्ष के थे, गार्सिया बर्नल ने मेक्सिको में स्वदेशी लोगों को पढ़ना सिखाया, अक्सर हुइचोल लोगों के साथ काम किया। 7.
15 वर्ष की आयु में उन्होंने 1994 के ज़ाप्तिस्ता विद्रोह के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लिया। 8-9 उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूएनएम में दर्शनशास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन एक लंबे समय तक चली छात्र हड़ताल के दौरान उन्होंने यूरोप की यात्रा करने के लिए एक अवकाश लेने का फैसला किया। 9 इसके बाद वे लंदन चले गए और सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में अध्ययन करने वाले पहले मैक्सिकन बन गए। 10-11 बर्नल ने मीडिया और संचार में मास्टर डिग्री के लिए यूरोपीय ग्रेजुएट स्कूल में भी भाग लिया। आजीविका सोप ओपेरा में गार्सिया बर्नल की सफलता के बाद मैक्सिकन निर्देशक एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू ने गार्सिया बर्नल को अपने फीचर निर्देशन की पहली फिल्म अमोरेस पेरोस 2000 में भूमिका की पेशकश की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उद्धरण की आवश्यकता उनकी अगली भूमिका अल्फोंसो क्वारोन की वाई टू मामा टैम्बियन 2001 थी, जो अमेरिकी बाजारों में एक क्रॉसओवर सफलता थी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नोटिस मिला, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पेनिश भाषा की फिल्म बन गई। 13-14 अगले वर्ष गार्सिया बर्नल ने 2002 की टीवी मिनी सीरीज फिदेल में अर्जेंटीना के क्रांतिकारी चे ग्वेरा और मैक्सिकन बॉक्सऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने वाली एल क्रिमेन डेल पाद्रे अमारो 2002 में नैतिक रूप से परेशान फादर अमारो को चित्रित किया। गार्सिया बर्नल ने फिर से द मोटरसाइकिल डायरीज 2004 में चे ग्वेरा को चित्रित किया। इस फिल्म ने 3 साल पहले वाई टू मामा टैम्बियन द्वारा बनाए गए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और बर्नल को 2005 में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बाफ्टा नामांकन दिलाया। 15 इस दौरान उन्होंने कुछ थिएटर का काम भी किया, जिसमें 2005 में लंदन के अल्मेडा थिएटर में फेडेरिको गार्सिया लोरका द्वारा बोदास डी सांग्रे का निर्माण भी शामिल है। उद्धरण वांछित गार्सिया बर्नल ने गोंजालेज इनारिटू, पेड्रो अल्मोडोवर, वाल्टर सेलेस, अल्फोंसो क्वारोन, मिशेल गोंड्री और इसियार बोलन सहित कई प्रशंसित निर्देशकों के लिए काम किया है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भूमिकाएं निभाई है, जिनमें गोंड्री द्वारा निर्देशित द साइंस ऑफ स्लीप और द किंग शामिल है, जिसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। 16 गार्सिया बर्नल ने अपनी पहली फीचर फिल्म डेफिसिट का निर्देशन किया, जो 2007 में रिलीज हुई थी। 17 उन्हें 2008 की फिल्म ब्लाइंडनेस में कास्ट किया गया था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता जोस सारामागो के 1995 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है, जो अंधेपन की महामारी से पीड़ित समाज के बारे में है। उपन्यास की तरह पात्रों के पास केवल विवरण है, कोई नाम या इतिहास नहीं, जबकि निर्देशक फर्नांडो मीरेल्स ने कहा कि कुछ अभिनेता ऐसे किरदार निभाने की अवधारणा से भयभीत थे। गेल के साथ उन्होंने कहा, मैं अतीत के बारे में कभी नहीं सोचता, मैं सिर्फ वही सोचता हूं जो मेरा किरदार चाहता है। 18 गार्सिया बर्नल ने कार्लोस क्वारोन द्वारा निर्देशित रूडो वाई कर्सी में डिएगो लूना के साथ फिर से जोड़ी बनाई। उद्धरण वांछित गार्सिया बर्नल और डिएगो लूना कैनाना फिल्म्स के मालिक है। कंपनी ने हाल ही में गोल्डन फीनिक्स प्रोडक्शंस के साथ मिलकर सीमावर्ती शहर सियुदाद जुआरेज में 300 से अधिक महिलाओं की अनसुलझी हत्याओं के बारे में कई टेलीविजन वृत्तचित्रों का निर्माण किया है। मई 2010 में गार्सिया बर्नल ने नाइकी के विज्ञापन राइट द फ्यूचर के लिए रोनाल्डो द मूवी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भूमिका निभाते हुए खुद की एक कैमियो भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सहयोग से मार्क सीवर के साथ 4 लघु फिल्मों का सहनिर्देशन किया। लॉस इनविजिबल्स नामक टेट्रालॉजी मेक्सिको में मध्य अमेरिका के प्रवासियों, उनकी यात्रा और जोखिमों, उनकी आशाओं और मेक्सिको, अमेरिका और दुनिया में उनके योगदान के बारे में है। उन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया, साक्षात्कार किए और 4 लघु फिल्मों का वर्णन भी किया। 19 उन्होंने 2011 अकादमी पुरस्कारों के लिए स्पेन की आधिकारिक प्रविष्टि इवन द रेन 2010 में अभिनय किया। उद्धरण की आवश्यकता
गार्सिया बर्नल ने हिस्पैनिक दर्शकों के लिए ह्यूमन प्लैनेट का वर्णन किया, जिसका प्रीमियर डिस्कवरी इन एस्पेनॉल पर 25 अप्रैल 2011 को हुआ और 12 मई को लैटिन अमेरिका में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित किया गया। तीसरी बार गार्सिया बर्नल डिएगो लूना के साथ अमेरिकी स्पेनिश भाषा की कॉमेडी फिल्म कासा डे मी पैड्रे में विल फेरेल के साथ दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक खूंखार ड्रग लॉर्ड की भूमिका निभाई। 21 गार्सिया बर्नल की अगली परियोजनाओं में जोस अगस्टिन की सिउदादेस डेसियर्टास का फिल्म रूपांतरण और जॉन स्टीवर्ट निर्देशित बायोपिक रोजवाटर शामिल थी। 22 जिसमें उन्होंने माजियार बहारी का किरदार निभाया, जिसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। वह 20वीं सेंचुरी फॉक्स की रीबूट जोरो फिल्म जोरो रीबॉर्न में अभिनय करने के लिए तैयार थे। अप्रैल 2014 में उन्हें 2014 के कान फिल्म महोत्सव में मुख्य प्रतियोगिता जूरी के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था। 24 जून 2014 में उन्होंने पेड्रो मोरेली द्वारा निर्देशित नाटकीय कॉमेडी जूम के स्टार के रूप में निर्माण शुरू किया। 2014 में उन्हें अमेडन स्टूडियोज की कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज मोजार्ट इन द जंगल में रोड्रिगो डी सूजा की मुख्य भूमिका में लिया गया। शो में उनके प्रदर्शन को शानदार समीक्षा मिली, जिससे उन्हें 2016 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। उद्धरण वांछित 2016 में उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया गया था, डेसियर्टो, मेक्सिको और नेरुदा, चिली। 2017 में उन्हें 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में यूएस ड्रामेटिक जूरी के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने हेक्टर की आवाज दी, जो एक मरे हुए चालबाज और पिक्सर एनिमेटेड फिल्म कोको के मुख्य पात्रों में से एक था। गार्सिया बर्नल ने द एम्बुलेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल की स्थापना की। 25 जो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को उन जगहों पर लाने का काम करता है जहां उन्हें शायद ही कभी दिखाया जाता है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉस इनविजिबल्स बनाने में मदद की। 26 इस काम के लिए उन्हें 2011 में लैटिन अमेरिका के वाशिंगटन ऑफिस के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 अक्टूबर 2019 में गार्सिया बर्नल और डिएगो लूना ने घोषणा की कि वे एडम ग्रांट के साथ टीवी और फिल्म विकास कंपनी एक्साइल कंटेंट के क्रिएटिव एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। 28 2021 में गार्सिया बर्नल ने एम नाइट श्यामलन थ्रिलर ओल्ड में अभिनय किया। 29 नवंबर 2021 में बर्नल को मार्वल स्टूडियोज द्वारा डिज्नी प्लस स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट में कास्ट किया गया, जो इसी नाम के कॉमिक्स कैरेक्टर पर आधारित था। दोस्तों इसके पार्ट 1 को रिलीज़ किया गया था 1 से 20 अक्टूबर 2017 को। इसे मलेरियन में इसे रिलीज़ कर दिया गया था और 22 नवंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही साथ इंडिया में भी रिलीजिंग डेट यही थी। दोस्तों इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड डिज्नी मोशन स्टूडियोज़ द्वारा। तो ये इंडिया के अंदर हमें बड़े लेवल पर देखने को मिली थी और बजट इसका 175 से 225 मिलियन के बीच में बताया गया है। बाकी इसने कलेक्शन 814.3 मिलियन का किया था। तो ये सुपर डुपर हिट रही थी। तो इसी के बाद इसका दूसरा पार्ट डिज्नी द्वारा लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों उसका आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।